हार्ड। तो आज इस बैच में हम लोगों को प्रोज शुरू करना है ना। एक चीज था, कोई भी पाठ, कहते ना हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी पाठ यदि आपको पढ़ाया जाएगा तो उसकी जो थीम है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसको समझना चाहिए। और जो आप पढ़ें उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसको फॉलो अप करें, अन्यथा शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं। शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हमारे विद्यार्थी सुबुद्ध बने, नोट आगे विकास करें। विकास के लिए, तो विकास क्या होगा परीक्षा पास करने से, क्या ज्ञान से होगा। तो जो आप अपने जो पाठ पढ़ें उसको अनुभव करें और उसके बताए गए रास्ते पर चलने की भरसक कोशिश करें। ये पाठ तो आपको हमने शुरू किया था ए गर्ल विथ ए बास्केट, नहीं उसको समझें कि क्या है। तो आपने क्या सीखा इससे सीखा कि हमें अपनी नागरिकता पर नाच करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। और क्या सीखा, हमें अपने स्वाभिमान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यही पाठ की थीम, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बात सुनो। तो कोई भी पाठ, जैसे आपने करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ लिया आपने पूरा, तो क्या सीख मिली कि ये काम करोगे, हमारी बात सुनो, तो आप अपने जीवन में क्या रहोगे, खुश रहोगे। अब सारी चीजें तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हम आपको सलाह देते हैं कि कोई रास्ता अपनाना कठिन नहीं होता, केवल लगनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा ए गर्ल विथ ए बास्केट। एक टोकरी के साथ एक लड़की, ठीक है। किताब सबके पास है, नहीं है तो उसको हमने डाल दिया है, जहां तक पढ़ाएंगे देखते रहना, ठीक है। कलम हाथ में होनी चाहिए, जो शब्द कठिन हो उसको वहीं पर लिखते जाना, ठीक है। तभी पढ़ने का उद्देश्य पूरा होगा, ठीक है। पाठ है ए गर्ल विथ ए बास्केट। इस पाठ को लिखा है विलियम सी डगलस ने, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ही नहीं बल्कि काले अक्षरों में भी लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का काला युग था, जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, 1950 में भारत आए। तो अच्छा बताओ बेटा, कोई विदेशी पहले आएगा तो आपके गोविंद नगर में आएगा झट से, सबसे पहले भारत आएगा दिल्ली। उस जमाने की बात हो रही जब जब यातायात के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो लेखक सबसे पहले नई दिल्ली आया और उसे भारतवर्ष के लोगों की भावनाओं को जानना था। तो बताइए, एक जगह दिल्ली में रहकर वह समस्त भारतीयों की भावनाओं को समझ सकता था क्या? नहीं ना। यानी कि उसको पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना था। मेरी बात सुनो, तो शुरू करते हैं। किताब देखिए, लिखा है, लेखक करा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, यानी कि मैं रवाना हो गया था। कहाँ से? नई दिल्ली से। मैं नई दिल्ली को छोड़ दिया था, मतलब
नई दिल्ली से निकल चुका था फॉर द हिमालयाज, हिमालय की ओर जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं जैसे तैसे बरेली जा रहा था। एज फार एज, जैसे तैसे मैं बरेली जा रहा था। किससे? बाई ट्रेन, गाड़ी से, ट्रेन से, गाड़ी से वो जैसे तैसे मैं बरेली जा रहा था। एंड देन, और तब, बाई कार टू रानीखेत, कार से मैं रानीखेत जाता। अब रानीखेत, किसी चीज के बारे में आगे अगर कुछ कहना है तो उसके तुरंत बाद डैश लगा करके देखो लिखा है, इसी ढंग से आप भी अडॉप्ट करना से। अब रानीखेत क्या है, इसके आगे जो है लिख रहा है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन था। उस जमाने में रानीखेत कैसा फेमस था? एक पुरानी अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन था, लोकेटेड, जो स्थित था, ऑन ए 6000 फुट रेंज, 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। कहां से? समुद्र की सतह से। जहां पे आप खड़े, यहां कानपुर, इसकी ऊंचाई के लिए हाइट नहीं लगाया जाता बेटा, रिज लगाया जाता है। क्या? RIDGE, रिज। यानी जो समुद्र की सतह से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अपोजिट, जिसके ठीक सामने, ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जिसके ठीक सामने 120 मील का बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला है। स्ट्रेच माने फैला है, जिसके ठीक सामने 120 मील का एरिया फैला हुआ है, जो बर्फ से ढका है, स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। इतना समझ गए? वहीं जाना था इसको। द ट्रेन माने वह गाड़ी, वाज स्लो, जिस गाड़ी से लेखक महोदय यात्रा कर रहे थे वह धीमी गाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी। एक्सप्रेस ट्रेन होती तो समझो क्यों नहीं थी, बैठते अपना दिल्ली से सीधे पहुंच जाते बरेली, ना बेटा। लेकिन पैसेंजर ट्रेन क्या काम करती है? हर स्टेशन पर रुकती है, ना बेटा। तो वही कह रहा है कि यह एक धीमी गाड़ी थी, धक्का परेड गाड़ी थी, यानी पैसेंजर गाड़ी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह गाड़ी रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, सीधे लिखा भाई, यह रास्ते के हर स्टेशन पर क्या करती थी? रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉपेज पर, आई स्वंग ओपन, स्विंग का सेकंड फॉर्म होता, स्विंग, स्वंग, स्वंग, यानी स्वंग माने झूलना, एक लपकना, ओपन माने खोलना। मैं लपक करके खोलता था क्या? द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के दरवाजे को। कंपार्टमेंट माने डिब्बा, गाड़ी का डिब्बा। मैं अपने गाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। किस लिए? कुकुर काटे था, कहाँ टहलता था? ताकि वह भारतीयों की भावनाओं को समझ सके। कुछ हिंदी आई? पक्का? शादी करता गया हिंदी में क्या करा? तो जो लिखा है उसको हम एक बार फिर हिंदी बोलते हैं, इसके बाद हम आपको 3 बार अंग्रेजी बोलेंगे, जिससे पक्का हो जाए। और उसको सुनना एक बार में, जो सबसे बहुत होशियार लड़का है एक ही बार में समझना जाएगा। दूसरी बार फिर वही सुनोगे तो दिमाग चलने लगेगा। और तीसरी बार अगर आप सुनते हो तो जो ग्रामर लगा के हम बोलते, पूरा ग्रामेटिकल बोलते हैं बेटा, नो लेके नो, यानी कि बनावटीपन, अपने आप जिससे लैंग्वेज आने लगे। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। पाठ का नाम है, मन बनाओ फिर शुरू करें। पाठ का नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट।
इस पाठ को लिखा है विलियम सी डगलस ने, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ही नहीं बल्कि काले अक्षरों में भी लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का काला युग था, जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद बंटवारे के बाद विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, 1950 में भारत आए ताकि वह हम भारतीयों की भावनाओं को समझ सके। सबसे पहले लेखक नई दिल्ली आया। एक जगह नई दिल्ली में रहकर वह समस्त भारतीयों की भावनाओं को समझने में क्या था, असमर्थ। इसका मतलब लेखक को पूरे भारतवर्ष का क्या करना था, भ्रमण करना था। लेखक ने नई दिल्ली छोड़ दिया और हिमालय की ओर चल दिया। गाड़ी से जैसे तैसे वह बरेली जाता, इसके बाद कार से वह रानीखेत जाता। उस जमाने में रानीखेत एक पुरानी अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन था, जो समुद्र की सतह से, बंगाल की खाड़ी से समुद्र की सतह से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके ठीक सामने 120 मील का एरिया बर्फ से ढका हुआ है, जिसे हिमालय कहा जाता है। वह गाड़ी जिससे लेखक महोदय यात्रा कर रहे थे, यह एक पैसेंजर ट्रेन थी, धक्का परेड गाड़ी थी, क्योंकि यह रास्ते के हर स्टेशन पर रुकती थी। प्रत्येक स्टॉपेज पर लेखक अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था और प्लेटफार्म पर टहलता था ताकि वह हम भारतीयों की भावनाओं को समझ सके। शुरू किया जाए। हिंदी आ गई, यही बोले बेटा, शुरू करें। ध्यान सुनो। The lesson, A Girl with a Basket, has been written by William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. First of all, the writer came to New Delhi. Living at one place in New Delhi, he was not in position to know the feelings of Indians. It means he had to make a tour all over India. Parts Robert. The writer William C. Douglas left New Delhi and started for the Himalayas. By train he had to go to Bareilly. Afterwards, by car he had to go to Ranikhet. In those days, Ranikhet was famous as an old British Army hill station which was situated 6,000 feet above from sea level. Before the hill station, there is 120-mile area which is covered with snow, that is called the Himalayas. The train by which the writer was traveling was a passenger train because it used to stop at each and every station lying on the way. At every stoppage, opening the door of his compartment, the writer walked the platform so that he might know the feelings of Indians, ताकि वह भारतीयों की भावनाओं को समझ सके। कुछ समय हमने आपको दर्जा एक बार फिर सुनो। The lesson, A Girl with a Basket, has been written by William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. गोल्डन लेटर में कब लिखा गया? अकबर का नाम सुना होगा, अशोका का नाम सुना होगा, शाहजहां का नाम सुना होगा। यह स्वर्णिम काल था भारत का। ब्लैक लेटर्स क्या है? औरंगजेब का भी नाम सुना होगा, अंग्रेजों का भी नाम सुना होगा। यह
इस जमाने में भारतीय इतिहास काले अक्षरों में लिखा गया था। The Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. First of all, the writer came to New Delhi. Living at one place in New Delhi, he was not in position to know the feelings of Indians. It means he had to make a tour all over India. The writer William C. Douglas left New Delhi and started for the Himalayas. By train he had to go to Bareilly. Afterwards, by car he had to go to Rani Khet. In those days, Rani Khet was famous as an old British Army hill station which was situated 6,000 feet above from sea level. Before the hill station, there is 120-mile area which is covered with snow that is called the Himalayas. The train by which the writer was traveling was a passenger train because it used to stop at each and every station lying on the way. At every stoppage, opening the door of his compartment, the writer walked the platform so that he might know the feelings of Indians. कुछ समझ आया? अरे यार हम तो गांव के आदमी हैं, कुछ अल्ले पल्ले पढ़ रहा है, कखा गया कि नहीं है? केवल समझ ना रहा कि नहीं, रटो नहीं बेटा, केवल यह समझो कि पाठकवा जो बोल रहा है वह तुमको समझ में आ रहा है नहीं। और एक चिंता में, जब कोई बोलो तो श्रोता को लगे कि यार बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। क्लिष्ट नहीं बोलना चाहिए। आपको एक भी सलाह देते हैं, अगर आप भाषण लेक्चर में कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो श्रोता जो है वह उससे उगने लगता है और भागने लगता है। तो हम आपको जो सुना रहे हैं हिंदी जैसा लग रहा होगा, हिंदी जैसा। अच्छा एक बार फिर सुनो जिससे पक्का हो जाए। क्या होता है? The Lesson, A Girl with a Basket, has been written by William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America. Indian history has been written not only in golden letters, but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. First of all, the writer came to New Delhi. Living at one place in New Delhi, he was not in position to know the feelings of Indians. It means he had to make a tour all over India. The writer William C. Douglas left New Delhi and started for the Himalayas. By train he had to go to Bareilly. Afterwards, by car he had to go to Rani Khet. In those days, Rani Khet was famous as an old British Army hill station which was situated 6,000 feet above from sea level. Before the hill station, there is 120-mile area which is covered with snow that is called the Himalayas. The train by which the writer was traveling was a passenger train, was it? Because it used to stop at each and every station lying on the way. At every stoppage, opening the door of his compartment, the writer walked the platform so that he might know the feelings of Indians. उस समय पक्का कॉन्फिडेंस गुड। अब जब कहीं यात्रा उत्रा करते हो तो अंधे तो नहीं, इधर उधर देखते हुए चलते हो, तो लेखक भी इसका अपवाद नहीं। तो अब जा रहा है दिल्ली से कहाँ, बरेली, किससे? गाड़ी से। तो रास्ते में उसने अगल बगल इधर उधर या प्लेटफार्म पर
क्या देखा, यह आपको पढ़े जा रहे हैं। रास्ते में उसने क्या देखा, यह सीखने जा रहे हैं। शुरू किया जाए, पक्का? किताब देखिए। लेखक ने रास्ते में देखा, क्या देखा? द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल। द प्लेटफॉर्म्स, अरे जहां जहां गाड़ी रुकती थी तो प्लेटफॉर्म रुकती थी ना, तो प्लेटफॉर्म जो है लोगों से भरे हुए था, यानी प्लेटफॉर्म पर लोगों की पैक थे, प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे सब भाग के आए थे यार पाकिस्तान से, तो प्लेटफॉर्म पर किसकी भीड़ लगी होगी? मनई की, लोगों की। उन लोगों में कौन कौन थे? देखो बेटा, आगे डैश करके पीपल देखो, लिखने के आगे पीपल के आगे डैश लगा कैसे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। उन लोगों में कौन कौन थे? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सोल्जर्स माने सिपाही थे, मर्चेंट्स माने व्यापारी थे, प्रीस्ट माने पुजारी थे, पोर्टर्स माने कुली थे, बेगर्स माने भिखारी थे, हाकर्स माने फेरी लगाने वाले थे। अरे हाकर नहीं होते फेरी लगाने वाले, पेपर ऊपर देते हाकर। अब इतने लंट हो गया। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। ऑलमोस्ट माने करीब करीब, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, बेयर माने नंगे, फुट माने पैर। प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था, यानी उन लोगों के पैरों में जूता चप्पल नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और वे सभी कपड़ा पहने थे। लूज माने ढीला ढाला, व्हाइट माने सफेद रंग का, गारमेंट्स माने कपड़ा। वे सभी सफेद रंग का ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। अच्छा बताओ, सफेद रंग का ढीला ढाला कपड़ा क्या होगा? अरे यार, कुर्ता धोती पहले मास्टर साहब जब हम लोग पढ़ाने आते थे ना, अगर मुंशी जी हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते थे, अब पंडित जी हैं तो कुर्ता और धोती, सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहने। अरे उसी के नजदीकी की बात है ना। अरे जब हम तुम्हारी तरफ पढ़ रहे होंगे यार, आज से 50 साल पहले, तो यही तो स्थिति रही होगी, कुर्ता धोती या कुर्ता पैजामा, वो भी सफेद रंग का। आजकल तो कलरफुल चलता है, तो पहले कलरफुल नहीं था बेटा, साधारण तरीके से। ठीक है, अच्छा बताओ, लेखक हिंदुस्तानी था, अमेरिकन था? अमेरिकन था ना, तो वह बताइए हिंदी भाषा जानता था क्या? नहीं ना, तो कैसी बात समझेगा? तो लेखक को एक ऐसे मनई की जरूरत थी, मनई मने इंसान की जरूरत थी जो अंग्रेजी बोल सके। ठीक है, तो कह रहा है कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। मैंने करीब करीब मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। मैंने डिब्बे में कम से कम कितने लोगों से पूछा? 3 लोगों से पूछा। बिफोर आई कुड फाइंड वन, इसके पहले कि मैं एक को पाता, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था। यानी कि लेखक ने डिब्बे में 3 मनई से पूछा, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। जब चौथे से पूछा तो उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। अब अंग्रेजी जानने वाले वहां कैसे हो गए? 2, एक तो लेखक और दूसरा जो अभी मिला है, 2 हो गए। तो लिखा वी माने हम कौन? लेखक और वह आदमी जो अंग्रेजी जानता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक क्रियाकलापों पर बात की। वर्ल्ड माने सांसारिक, अफेयर माने क्रियाकलाप। सांसारिक क्रियाकलाप क्या? यानी कि रूस का विचार भारत के प्रति क्या है, चीन का विचार भारत के प्रति क्या है, अमेरिका का विचार भारत के प्रति क्या है, यह मैंने सांसारिक क्रियाकलापों पर बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, मेजर माने बड़े, टॉपिक माने टॉपिक पर, मैंने और प्रत्येक बड़े टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा की। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन समाचार पत्र में प्रोड्यूस किया गया था, प्रकाशित किया गया था।
यानी कि पहले तो सांसारिक क्रियाकलापों पर बात की, इसके बाद उन दोनों ने उस दिन समाचार पत्र में जो हेडलाइंस निकली थी, मुख्य लाइनों पर भी चर्चा की। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। गुरु जी सीधे इतना अंडरलाइन करा के लिखा दिए कि राष्ट्र की भावना को जानने की। तो इसको अर्थ समझो। आई वॉज ट्राइंग माने मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट माने पाने के लिए, ए फील माने भावना, ऑफ द पल्स माने नाड़ी, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र के नाड़ी की भावना को, मतलब नाड़ी की धड़कन, नाड़ी धड़कती है यानी कि दिल की धड़कन, किसके धड़कन? राष्ट्र के दिल की धड़कन को जानने की कोशिश कर रहा था। मतलब राष्ट्र में रहने वाले लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। एंड चेकिंग, और मैं चेक कर रहा था, ओपिनियन माने राय, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, आधिकारिक क्रिया यानी कि अधिकारियों के कर्तव्यों और रिपोर्ट पर भी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था। यानी मैं अधिकारियों का व्यवहार जनता के प्रति कैसा है, इसको जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हिंदी समझ आ गई? क्या था? दो ही चीजें जानने की कोशिश कर रहा था कि हम भारतीयों की भावनाएं क्या हैं और अंग्रेजों के जमाने में जो अधिकारीगण थे यही थे, भारत के ही थे। अरे यार, नमक का दरोगा पढ़े हो, 16 पिक्चर तो देखे ही होंगे। मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, यानी कि जो जेलर वगैरह या अधिकारी जो होते थे वह भारतीय होते थे। अंग्रेजी हुकूमत में वह अधिकारी जनता से जूते की नोक पर बात करते थे। आज अंग्रेज चला गया, उन अधिकारियों का व्यवहार इस समय जनता के प्रति कैसा है, इसको लेखक चेक करने की कोशिश कर रहा था। अब समझ आ गया? चले ध्यान सुनो रहा, जो अंग्रेजी बोले उसकी हिंदी ध्यान सुनो। लेखक ने रास्ते में देखा कि प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। उन लोगों में सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिपाही थे, पुजारी थे, व्यापारी थे, सिपाही थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी लगाने वाले थे। उनके पैरों में जूता चप्पल नहीं था, वह सभी नंगे पैर थे। वह सभी सफेद रंग का कुर्ता धोती पहने हुए थे। चूंकि लेखक एक अमेरिकन था, वह हिंदी भाषा नहीं जानता था। उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अंग्रेजी बोल सके। लेखक ने डिब्बे में 3 आदमियों से पूछा, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। जब उसने चौथे से पूछा तो उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। अब लेखक और वह आदमी, उन दोनों ने सबसे पहले सांसारिक क्रियाकलापों पर बात की। इसके बाद उन दोनों ने उस दिन समाचार पत्र में प्रकाशित जो हेडलाइंस थी उस पर भी चर्चा की। इस प्रकार से लेखक उस आदमी से बात करते हुए हम भारतीयों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था और अधिकारियों का व्यवहार इस समय जनता के प्रति कैसा है, इसको वह जानने की कोशिश कर रहा था। यही अंग्रेजी बोलेंगे, पक्का? तो ईमानदारी से साथ निभाओगे ना, रटना नहीं बेटा। जो बोले उसको हिंदी जैसा समझो, हिंदी जैसा। क्या कर शुरू करें? On his way the writer saw that the platforms were covered with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, etc. There were neither shoes nor sandals in their feet. They all were barefooted. They had put on kurta and dhoti of सफेद रंग
They had put on kurta and dhoti of white color. Since the writer was an American, he did not know Hindi language. So he was in need of a man who could speak English. The writer asked 3 men in the compartment, but they did not know English. When he asked the fourth one, so he had a little knowledge of English. Now, so the writer began to talk with him about worldly activities. Afterwards, they discussed the headlines which were published in the newspaper on that day. In this way, talking with the man in the compartment, the writer was trying his best to know the feelings of Indians, and he was checking the behavior of the officers to the public. वह जनता के प्रति अधिकारियों के व्यवहार को चेक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय पक्का? अरे यार, यहाँ बकरा हलाल हो रहा, तुम लोग समझ में आ रहा है नहीं? खवैया मौज आना चाहिए ना? पक्का? गुड। एक बार फिर सुनते ध्यान सुनो। On his way, the writer saw that the platforms were covered with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, etc. There were neither shoes nor sandals in their feet. They all were barefooted. They had put on kurta and dhoti of white color. Since the writer was an American, he did not know Hindi language. He was in need of a man who could speak English. The writer asked 3 men in the compartment, but they did not know English. When he asked the fourth one, so he had a little knowledge of English. The writer began to talk with him about worldly activities. Afterwards, they discussed the headlines which were published in the newspaper on that day. In this way, talking with the man in the compartment, the writer was trying his best to know the feelings of Indians, and he was checking the behavior of the officers to the public. वह जनता के प्रति लोगों के व्यवहार, अधिकारियों के व्यवहार को चेक करने की कोशिश कर रहा था। पक्का? कॉन्फिडेंस? अब तिवारा जब बोलते हैं तो उसमें देखा करो ग्रामेटिकली क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगी आगे। आपको भी धीरे धीरे इसी प्रकार से बोलना आ जाएगा। देखो, कोशिश तो थोड़ा करनी पड़ेगी, नहीं और रटना नहीं है, बस केवल लैंग्वेज दिमाग में बैठाओ कैसे बात कही जा रही है, नहीं बेटा? पक्का? ध्यान सुनो बेटा। हमने आपको दड़ा on his way the writer William C. Douglas saw that the platforms were covered with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, etc. They all were barefooted. There were neither shoes nor sandals in their feet. They had put on kurta and dhoti of white color. Since the writer was an American, he did not know Hindi language. He was in need of a man who could speak English. The writer asked 3 men in the compartment, but they did not know English. When he asked fourth one, so he had a little knowledge of English. The writer began to talk with him about worldly activities. Afterwards, they discussed the headlines which were published in the newspaper on that day. In this way, talking with the man in the compartment, the writer was trying his best to know the feelings of Indians, and he was checking the behavior of the officers to the public. पक्का? आपको बेटा सलाह देते हैं कि ये जो अगर क्या समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्त, फ्रेंड्स सबसे कहिए इसे सब्सक्राइब करें। पहले सब्सक्राइब करें, जैसे ज्यों ही हम बोलें खट से पहला दृश्य आपके सामने आवे तुरंत खोल लो, बैठ जाओ सुनने के लिए, ठीक है? तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे, पाठक का भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।